निकल यहाँ से। धक्का देती है, धक्का देती है, धक्का देती है। बोल नवीन, उस दिन तृप्ति की कार का पीछा क्यों कर रहा था? सर मैं पीछा नहीं कर रहा था सर। उस रात मैं अपने दोस्त से मिलकर लौट रहा था तो मैंने देखा कि उस औरत की कार की बैक सीट पर एक आदमी चाकू लिए बैठा। चाकू है उसके पास। यकीन मानिए सर, मैं उसकी मदद करना चाहता था। ओए मददगार, तू कह रहा है कि तृप्ति की कार की पिछली सीट पर कोई आदमी हाथ में चाकू लेकर बैठा हुआ था, तो तृप्ति ने एक बार भी रियर व्यू मिरर में उस आदमी को नहीं देखा होगा? सर तृप्ति गाड़ी का जो मॉडल है उसमें रियर व्यू मिरर की जगह पे कैमरा लगा हुआ था सर, इसलिए उसने नहीं देखा होगा। तुझे बड़ा पता है उसकी कार का मॉडल कौन सा था, कहाँ कैमरा लगा हुआ था, कहाँ क्या लगा था, सब कुछ? सर 15 साल से मैं 15 साल से उस पर नजर थी? नहीं सर, ऑटोमोबाइल में काम करता हूँ 15 साल से। तू तृप्ति के पीछे पीछे उसके घर तक तो गया था ना, तो ये बात तूने उसके घर वालों को क्यों नहीं बताई? सर जिस तरह आप इसे कहा नहीं समझ रहे, अगर वो लोग भी यही समझते तो इसलिए मैं डर गया था सर। और फिर वो आदमी भी कार से उतर के भाग गया था। मैं क्या किसी को बताता तो क्या बताता सर? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, हम सुने हैं कि वो सुरेंद्र साहब की बेटी और पोती को किसी भूत ने मार दिया, ये बात सच है क्या? अरे भूत क्या मारेगा, भूत से ज्यादा खतरनाक तो उसका परिवार है। उसका भाई एक नंबर का बेवड़ा और उसकी भाभी, उसकी तो पूछो ही मत। भैया और भाभी मार दी उनको? उस दिन अपनी बहन को मुसीबत में देखकर भी उसका भाई टस से मस नहीं हुआ। बाहर निकल, मुझसे बचकर तू कहाँ जाएगी? तुझे तो मैं जेल में भेज करूंगा, समझी? हटो यहाँ से। अच्छा, कौन था वो आदमी? तू इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहा है? अरे हम तो बस ऐसे, आप जांच छाटिए ना। हाँ। अरे नहीं, हम दिल्ली जंक्शन से गाड़ी नहीं पकड़ेंगे, वहाँ सामान का बहुत जांच पड़ताल होता है। हम किशनगंज से गाड़ी पकड़ेंगे, वहाँ इतना जांच पड़ताल नहीं होता। और कौन था वो बाइक वाला? साहब शुरुआत में तो हमें लगा कि कोई चोर उचक्का है, लेकिन वो तो पति निकला साहब। किसका पति? अभी तो जा, कोई और अपडेट हो तो बताना। जी साहब। गौतम तलवार इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। बड़े अरमानों से मैंने मेरी बेटी की शादी इतने बड़े घर में की थी, लेकिन करोड़ों का कारोबारी दहेज के लालच में मेरी बेटी तृप्ति को सताता था। मैंने उनकी हर डिमांड पूरी की, हर मांग पूरी की मैंने उनकी, पर फिर भी वो मेरी बेटी तृप्ति को टॉर्चर करते रहते थे। हमने डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाया, जिसकी वजह से गौतम के फैमिली वाले काफी लंबे समय से जेल में हैं। डिवोर्स का केस भी चल रहा है। ये गौतम चाहता क्या है? उसने तृप्ति का रास्ता क्यों रोका था? वो चाहता है कि ये मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए, ताकि वो बेइज्जती और सजा दोनों से बच जाए और उसके माता पिता भी रिहा हो जाएं। अभी कुछ दिनों पहले आया था गौतम ये ऑफर लेकर। देखो तृप्ति, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। ये लड़ाई झगड़े से क्या हासिल होगा? अच्छा, ये सब तुम्हें तब याद क्यों नहीं आया जब तुम मुझे टॉर्चर कर रहे थे? देखो तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप जेल में हैं। मैं तुम्हें आवाज नीचे गौतम, और भूलना मत, आयन मेरे घर में भी है। मैं कोई केस वापस नहीं लूंगी, निकलो यहाँ से। 45 नहीं, 50 लाख राणा साहब, और उसमें से 10 लाख मुझे कैश चाहिए आज ही। अगर आपको डील मंजूर है तो मिलाइए हाथ। $5 लाख है। सर ये जुल्म तृप्ति पर नहीं, मुझ पे हुआ है। अरे जो लड़की भूतों के साथ बातें करती है, ऐसी पागल लड़की के साथ कोई कैसे रह सकता है? जिस लड़की को तो पागल कह रहा है ना, वो बिजनेस संभालती थी और उस लड़की को तो दहेज के लिए तंग करता था। सर आप तो जानते हैं कि ये लड़कियां 498A का किस तरह से गलत इस्तेमाल करती है। तेरे पड़ोसी ने तेरे खिलाफ गवाही दी, जज के सामने पूरे सबूत पेश हुए, फिर फैसला आया। सब वो सब पड़ोसी, वो तो हमारी तरक्की से जलते थे, और जिस जज ने ये फैसला सुनाया है वो जज तो खुद एक औरत थी। सर एक लेडी ऑफिसर अगर आप पर हरासमेंट का केस करती है या इल्जाम लगाती है तो आप क्या करेंगे? अब तुझे हम समझाएंगे
कि सच कैसे बोला जाता है। समझाओ जरा इसे। सर मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल सही। सर कम सर जावेद खबरी से बात हुई मेरी। उसने बताया कि मेघा दिव्या और आरुष की सगी बेटी नहीं है, उसको गोद लिया था उन्होंने। व्हाट? जी हाँ सर। सुरेंद्र जी ने पहले हमसे तृप्ति की शादी की बात छुपाई और अब पता चल रहा है कि मेघा अडॉप्टेड थी। और कितने राज छुपे हैं इस फैमिली में। और एक राज का पता चला है सर, जब तक तृप्ति उस घर में थी तब तक आरुष को बिजनेस में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। जब से तृप्ति उस घर से गई है तब से आरुष ही बिजनेस को हैंडल कर रहा है। मतलब बहन की मौत का फायदा तो हुआ है भाई को। सर ये शुक्ला का बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला है कि दिलीप शुक्ला और आरुष पहले से एक दूसरे को जानते थे और आरुष ही दिलीप शुक्ला को फैमिली बिजनेस में लेकर आया था। तो मतलब शुक्ला और आरुष इन दोनों के रास्ते का अगर कोई कांटा थी तो वो थी तृप्ति। कहीं इन दोनों ने मिलकर तो नहीं इस कांड को अंजाम दिया? और सर ये शुक्ला का कॉल रिकॉर्ड पता चला है कि जिस वक्त नवीन अपनी कार से तृप्ति की कार का पीछा कर रहा था उस वक्त शुक्ला का नंबर तृप्ति के घर के आसपास एक्टिव था। मतलब तृप्ति की कार में जो आदमी चाकू लेके बैठा हुआ था वो दिलीप शुक्ला था। अगर वो सच बोल रहा है तो, क्योंकि हो सकता है नवीन ने हमें घुमाने के लिए झूठा बयान दिया। ओके ठीक है सर। अभी जावेद ने बताया कि जो मेट शुक्ला के घर पे काम किया करती थी प्रेमा, वो तृप्ति के घर में भी काम किया करती थी। ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली? सर उसने दोनों घरों से काफी टाइम से छुट्टी ले रखी थी, इसलिए कभी उसका जिक्र ही नहीं हुआ। अरे प्रेमा दी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? और आनंद भाई कहाँ है? कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अरे क्या हुआ, क्या सोचने लग गई? वो कुछ नहीं, आनंद भाई तो किसी काम से गांव से बाहर गए हुए हैं। एक काम कीजिए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है। प्रेमा दी, इतने सारे गहने वो कहाँ से आई है? आपने चोरी की है? नहीं नहीं सुरीली, चोरी नहीं की। वो मेरी मालकिन है ना तृप्ति दीदी, उन्होंने दिए। मेरी शादी है ना इसलिए। तृप्ति दीदी आपने बुलाया? हाँ, होने वाली दुल्हन, ये सब तुम्हारे लिए निकाले मैंने। ये सब दीदी मैं कैसे? नहीं नहीं दीदी। क्या नहीं नहीं, तुम रखो इन्हें, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। आप मुझे बेवकूफ मत समझिए, ये सब है ना फिल्मों में ही होता है, असल जिंदगी में नहीं होते। सच सच बोलिए, ये गहने कहाँ से आए हैं? वो मैंने वो क्या प्रेमा दिलीप शुक्ला के यहाँ भी काम करती थी? लेकिन प्रेमा ने कभी कुछ बताया नहीं। और मुझे भी शुक्ला ने कुछ नहीं बताया। प्रेमा मिलेगी तो सब बता देगी। प्रेमा रहने वाली कहाँ की थी? आप लोगों के पास उसका कोई एड्रेस वगैरह है? सर बस इतना पता है कि वो बिहार की रहने वाली थी। प्रेमा 2 हफ्ते पहले आई थी अपनी बहन सुरीली के साथ अपनी शादी का न्योता देने। हम तो शादी की तारीख का राह देख रहे थे, पर 3 दिन पहले ही दोनों बहनें गायब हो गई और बेचारे लड़के वाले के परिवार वाले आए भी थे देखने। अरे मदन, हम क्या जाने कि सुरीली और प्रेमा कहाँ गए। अब देखो, जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। अच्छा, ये प्रेमा के होने वाले पति मदन का पता तो होगा ही ना आपके पास? सब शायद शादी के कार्ड में लिखा हो। साहब, प्रेमा बहुत प्यार करती थी साहब हमसे। वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती साहब। हमें तो लगता है कि कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। तुम प्रेमा के किसी रिश्तेदार को जानते हो? हाँ साहब, उसका एक मुंह बोला भाई है, आनंद। हमारा दोस्त है वो। उसी के जरिए मुलाकात हुई थी प्रेमा से और फिर बात शादी तक पहुंची थी। सब लोग बोलते हैं कि प्रेमा को हमसे शादी ही नहीं करनी थी, इसलिए भाग गई वो। लेकिन आप ही बताइए साहब,
अगर प्रेमा को भागना ही था तो फिर सुरीली काहे भागी साहब? काहे गायब हो गई वो? पुलिस की तहकीकात दिल्ली से बिहार तक फैल चुकी थी। पुलिस ने अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा था। मेघा को गोद लिया गया था। ये सच्चाई क्या महज एक राज थी या फिर एक वजह थी जो इस अपराध की जड़ बन गई? मेघा की मां दिव्या चोरी छिपे जिस शख्स को पैसे दे रही थी वो कौन था? प्रेमा का गायब होना, सुरीली की मौत, क्या ये सभी वारदातें इस केस से जुड़ी हुई थी? नवीन और गौतम के बयानों पर यकीन करके पुलिस क्या कोई गलती कर रही थी? और इन सभी सवालों के बीच एक सवाल ये भी था कि दिलीप शुक्ला कहाँ था? क्या दिलीप शुक्ला ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये कत्ल किए या करवाए थे? सवालों का ये कोहरा हटाने में पुलिस की खबरी नेटवर्क ने एक अहम भूमिका निभाई, जिससे इस केस को एक क्रूशल ब्रेक थ्रू मिला। नहीं सर, सच बोल रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। बकवास बंद कर। ऑफिस के गार्ड ने तुझे पार्किंग लॉट में तृप्ति की गाड़ी के पास मंडराते हुए देखा, और जिस दिन तृप्ति गायब हुई तेरे फोन की लोकेशन तृप्ति के घर के पास थी। तू ही बैठा था ना उसकी गाड़ी में चाकू लेकर? तृप्ति मैम की गाड़ी में वो मेरा चश्मा रह गया, तो गाड़ी खोल दूँ जरा। जी सर। सर मैं मानता हूँ कि मैं उसकी कार में चाकू लेकर बैठा था, लेकिन 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 सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा सर। सर उसको डराकर सिर्फ अपने घर के पेपर्स और कार के पेपर्स वापस लेना चाहता था, और कुछ नहीं सर। ये सर उस गाड़ी वाले की वजह से सब प्लान चौपट हो गया सर। मुझे लगा कि उसने मुझे देख लिया, इसीलिए मैं अंडरग्राउंड हो गया था सर। अंडरग्राउंड हो गए या तृप्ति और मेघा को मारकर अंडरग्राउंड कर दिया? दोनों को मारकर दफना दिया तूने? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैं सर नोएडा के एक फ्लैट में अंडरग्राउंड था। आप चाहे तो पता कर सकते हैं सर। मेरे दोस्त हमने प्रेमा तेरे घर पे काम करती थी, वो भी तेरे साथ अंडरग्राउंड हुई थी? प्रेमा? उसका क्या लेना देना है इस केस से? सर वो तो कह रही थी कि उसकी शादी होने वाली है, और उसने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। काम कब छोड़ा? हाँ 6 तारीख को सर। और 7 तारीख को तृप्ति का मर्डर, और तब से प्रेमा गायब है, और उसने कोई शादी वादी नहीं की। ये बता कि तू तृप्ति की कंपनी में जो गबन करता था वो किसके कहने पर करता था? अपने कॉलेज के दोस्त आरुष के कहने पर, है ना? नहीं सर, ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ दिव्या के कहने पर करता था। क्यों? सर उसने आरुष से शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की थी, और पिछले कई सालों से अपने बॉयफ्रेंड पुलकित को पैसे भेज रही चोरी छुप के। लेकिन जैसे ही तृप्ति आई ना सर, सारी चीजें बदल गई। तो इसलिए दिव्या ने आरुष के जरिए तुझे वापस तृप्ति की कंपनी में रखवाया ताकि गबन कर सके। जी सर। सर दिव्या 3 दिन पहले घर से बाहर निकली थी, अभी तक घर नहीं लौटी। दिव्या का फोन सर्विलेंस पर डालो, उसका क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखो। सर हमें सर ये प्रेमा के भाई आनंद के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। ये एक वांटेड बहन के डिफेंस में प्रदीप को मारा था। ये अभी तक जेल में था, लेकिन 1 महीने पहले ही पैरोल पे बाहर आया है। इस आनंद के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। ओके सर। हाँ ठीक, लेकिन जल्दी पता करो। ओके सर। तृप्ति की भाभी दिव्या का कार्ड गाजियाबाद के एक होटल में स्वाइप हुआ है। तुरंत पहुंचो वहां। सर मुझे आरुष से कभी शादी करनी ही नहीं थी, वो तो मजबूरी में करनी पड़ी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड पुलकित, हमारे सपने बड़े थे लेकिन जेब खाली। इसलिए आरुष की कंपनी से पैसा लूट कर अपने उस बॉयफ्रेंड को देती रही। जी सर। सर मैंने पुलकित के लिए बहुत कुछ किया, पर पुलकित ने मेरे साथ वही किया जो मैंने आरुष के साथ किया। सर वो मुझसे मिलने होटल आया था, और जब मुझे होश आया तो पुलकित सारे पैसे लेकर भाग गया था। जी सर, मैं मानती हूँ कि मैंने चोरी किया, लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया है, और चोरी का सारा प्लान भी पुलकित का था। फिक्र मत करो, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड भी बहुत जल्द तुम्हारे साथ यहीं बैठा होगा। मनीष सर, लुकआउट नोटिस जारी करो इस पुलकित के लिए। सर आनंद की लाश मिली है। व्हाट? दिल्ली के शकूर बस्ती में मिली है लाश। मेघा और तृप्ति के मर्डर के 4 दिन बाद आनंद को मारा गया, और जिस दिन आनंद को मारा गया ठीक उसी दिन प्रेमा दिल्ली छोड़कर बिहार चली गई थी। और बस्ती वालों ने बताया है कि मौत से पहले आनंद को एक दाढ़ी वाले आदमी के साथ देखा गया था। प्रेमा जहाँ रहती थी उस बस्ती में सबसे पूछताछ करो, पता करो। शकूर बस्ती में इसी आदमी को आनंद के साथ देखा गया था।
और यही आदमी प्रेमा से भी मिलता था, बस्ती वालों ने कंफर्म किया। मुझे ऐसा लग रहा है सर, इस आदमी को कहीं देखा है मैंने। हमारे केस की तरह एक केस भोपाल में भी हुआ था सर। इस केस में भी लड़की को तृप्ति और मेघा की तरह बेहोश करके जिंदा दफना दिया गया था। मॉडस ऑपरेंडी सेम है। तो क्या हम किसी सीरियल किलर से डील कर रहे हैं? सर, मैंने इस दाढ़ी वाले का स्केच भेजा था एनसीआरबी में। वहां से पता चला कि सुजीत नाम का एक क्रिमिनल है उनके डेटाबेस में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सुजीत तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, उसी वक्त आनंद भी वहीं पर सजा काट रहा था। सर एक मिनट। माय गॉड, इस आदमी को मैं जानता हूं सर। ये दाढ़ी वाला सुजीत है और ये बिना दाढ़ी वाला सुजीत उर्फ मदन, प्रेमा का होने वाला पति। तो मतलब ये सुजीत और मदन दोनों एक ही आदमी है? जी सर। कातिल हमारी नजरों के सामने था और हमें चकमा देखे। साहब, सुजीत पहले से ही बदमाश था, इसलिए गांव वालों के साथ किसी के साथ नहीं बनती थी। हाँ, उसका एक दोस्त है भोला, दोनों लंगोटिया यार है। सुजीत के बारे में कोई ज्यादा जानता है तो वो भोला ही जानता है। भोला, ठीक है, इस भोला को उठा लेते हैं सर। बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करनी। अब ये सारा खेल सब्र का है। अगर हमने कोई भी गलती की तो सुजीत अलर्ट हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। भोला पे 24 घंटे नजर रखो, उसका फोन सर्विलेंस पे डालो। ये सुजीत उस मदन भोला को कभी ना कभी कॉल जरूर करेगा और हमें उस एक मौके का इंतजार करना है चुपचाप। ओके सर। सर, फाइनली 6 महीने बाद भोला के कॉलिंग कोर्ट्स में काम का नंबर मिला है। पिछले 4 दिन से इस नंबर से भोला को लगातार कॉल आ रही है और काफी लंबी बातें होती हैं। आखिरकार जिस मौके का हमें इंतजार था वो मौका आ ही गया। लखनऊ चलने की तैयारी करो। इस सुजीत उर्फ मदन को इस बार दिल्ली दर्शन करवा के मानेंगे। ओके सर। सर, सुजीत को उस तरफ जाते हुए देखा जिसने। क्या है? रुक सर। मकसद था इन सब मर्डर्स के पीछे। क्यों इतने लोगों की जान ली? वो क्या है ना सर, आप नौकर हो सरकार के, क्या मिलता होगा आपको? थोड़ी बहुत तनख्वाह और एक आध तांबे का मेडल। और मुझे ना आप जैसी ऐसी साधारण सी जिंदगी नहीं जीनी थी। तेरे जैसा मुजरिम का समझेगा कि पुलिस वाले की नौकरी करके जो सुकून और इज्जत हासिल होती है ना, वो तेरे जैसे मुजरिम को कभी नहीं होगी। तो हम बदनाम हुए तो क्या हुआ सर, नाम तो हमारा भी हुआ ना। और जब मैं पहली बार जेल में गया तो पता चला कि बड़े अपराधी की बड़ी इज्जत होती है, इसलिए 1-2 मर्डर किए। और फिर गिठारी कांड के बारे में सुना और तब पता चला कि किलर की नहीं, सीरियल किलर की ज्यादा इज्जत होती है। और फिर मशहूर होने का तरीका मिल गया और मुहूर्त मैंने अपने घर, और उसी ने मुझे उसकी बहन प्रेमा से मिलाया और उसने मेरा ब्याह तय कर दिया था उसके साथ। लेकिन बड़ा सिद्धांतवादी था वो। एक दिन उसने मुझे प्रेमा के साथ देख लिया था। क्या चल रहा है साहब? हाँ? अरे कुछ नहीं भाई, वो बस यूं ही मिलने आ गए थे। अब लुगाई बनने वाली है हमारी, तो जब लुगाई बन जाए ना तब दिखना। चलिए गए। फिर एक दिन दारू पीने बुलाया उसको, साला था मेरा, के साथ उसकी मालकिन तृप्ति के घर गया। और तब मुझे ख्याल आया
कि अभी तक मैं गरीबों को मार रहा था, अब मुझे अमीरों को भी मारना था। पहले मेघा को मारा और फिर वापस आकर उसकी बुआ तृप्ति को भी मोक्ष दिला दिया मैंने। प्रेमा और श्रीली का क्या किया? दोनों जोर शोर से तैयारी कर रही थी शादियां की, तो उनको भी नहीं। तेरे जैसा मुजरिम समाज में रहने के लायक नहीं। सुजीत इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। जल्द ही उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होगा। ये केस समाज से जुड़े कई मुद्दों को छूता है, जैसे कि अंधविश्वास। अंधविश्वास हमारे देश की एक ऐसी समस्या है जिस पे हम इतना तवज्जो नहीं देते। जब इंसान का खुद पे विश्वास कम होता है तभी अंधविश्वास जन्म लेता है। ये केस हमें एक और मसले पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सुजीत ने जो भी किया वो मशहूर होने के लिए किया, जो कि सरासर गलत था। लेकिन आज के डिजिटल युग में शायद हम सभी इस प्रसिद्धि को पाने के पागलपन के शिकार हो रहे हैं। कुछ लाइक्स पाने, व्यूज या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आज कई लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हर किसी को रातों रात फेमस होना है, हर किसी को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गलत रास्ते से इंसान मशहूर तो हो सकता है, लेकिन कामयाब नहीं। गलत इरादे और धोखे से बनी इमारत अक्सर जल्दी ढह जाती है, लेकिन साफ नियत, कठिन मेहनत और सब्र की कसौटी की बुनियाद पर खड़ी इमारत ताउम्र बुलंद रहती है। इसी सोच के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।